हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जीव विज्ञान के प्रश्नों के बारे में। आज हम लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास यानी हड़प्पा सभ्यता और वैदिक कालीन सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का टॉपिक, क्योंकि अभी जो वर्तमान एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें लगभग हर पेपर में वैदिक काल सभ्यता और प्राचीन इतिहास से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसी को देखते हुए ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू बीके स्टडीज़। देखिए, बीके स्टडीज़ आपके लिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों माध्यम से अवेलेबल है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और कोई भी वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। अंत में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले वीडियो को देखें, फिर जानें उससे कितना सीखा, और अंत में 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है, पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है? पुरालेख विद्या या पुरालेख शास्त्र का क्या अभिप्राय है? पहला, सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन या भूगोल का अध्ययन। तो आप जानते हैं, पुरालेख विद्या से मतलब है अभिलेख या शिलालेख के अध्ययन को। अभिलेख या शिलालेख के अध्ययन को पुरालेख विद्या या पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख मोहरों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्र पर मिलते हैं, जबकि ताम्रपत्र पर मिलते हैं ये मंदिर की दीवारों, ईंटों या मूर्तियों पर उत्कीर्ण होते हैं, जैसा कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त चिन्हों के आधार पर बता सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो देखें, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत। याद रखेंगे, यह विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में एक है। किसकी? विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में एक है। आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे मैथिली, हिंदी, कश्मीरी, उड़िया, बंगाली, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि इसी से उत्पन्न हुई हैं। आदि इसी से उत्पन्न हुई हैं। और बौद्ध धर्म में जो महायान शाखा है उसके ग्रंथ भी इसी भाषा में लिखा गए हैं। लिखे। और संस्कृत भाषा का एक व्याकरण ग्रंथ पढ़नी, जिसे किसने? अष्टाध्यायी, भी संस्कृत भाषा का ही ग्रंथ है। संस्कृत भाषा भारत के संविधान के 8वीं सूची, कौन सी सूची? 8वीं सूची में सम्मिलित है। और ये उत्तराखंड राज्य की, याद रखेंगे किसकी? यूके यानी उत्तराखंड राज्य की राज्य भाषा भी है। याद रखेंगे, उत्तराखंड की राजभाषा संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। तो एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, कांसा। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है एल्युमिनियम, कॉपर। तो कॉपर का जो हिंदी नाम है वो क्या है? तांबा। क्या है? कई बार ऐसे ही कंफ्यूज करता है पेपर में, जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन। तो कौन सी धातु थी? कॉपर। कौन सी थी? कॉपर। याद रखें, तांबे का औजार, हथियार और कंगन बनाते थे। कायथा के एक घर में, एक जगह पड़ती है कायथा, कायथा के एक घर में लगभग 29 कंगन, कितने? 29 कंगन प्राप्त हुए हैं। कितने? 29। और 2 आदित्य ढंग की कुल्हाड़ियाँ भी मिली थी। कैसी? 2 कुल्हाड़ियाँ और 29 कंगन। कहाँ पर? कायथा। अगला क्वेश्चन, महापाषाण काल यानी महापाषाण संस्कृति 500 से 100 ईसी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाते थे पत्थर से बने अस्त्र, पत्थर से बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ और पत्थर से बनी हुई दैनिक सामग्री। तो इसका सही आंसर होगा बड़े पत्थर से बनी समाधियाँ या कब्रें। बड़े पत्थर से बनी समाधियाँ या
कब्रें। ठीक है। नेक्स्ट, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में या मौर्य के काल में। तो याद रखेंगे, धातु से बने जो सिक्के थे, एक थे सिस्क, एक था सिस्क और एक था, सॉरी सिस्क नहीं, निस्क, और एक था सतमान। कौन सा? निस्क और सतमान। दो सिक्के थे जिन्हें मुद्रा के रूप में जानते थे, लेकिन प्रतीत होता है कि वे धातु के बने अलंकरण रहे होंगे। निस्क और सतमान का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में हुआ है। धातु के सिक्के सबसे पहले गौतम बुद्ध के युग में, किसके? गौतम बुद्ध के युग में प्रयोग में लाए गए थे। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कि किस निस्क और सतमान और किस युग में लाए गए थे? तो गौतम बुद्ध के युग में। अगला, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। तो आप जानते हैं कालीगढ़ जो है राजस्थान के हनुमानगढ़, कौन से गढ़? हनुमानगढ़ में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं स्थित है। और याद रखेंगे कालीबंगा से हमें कौन कौन सी चीज़ें और मिली थी? तो एक तो जुते हुए खेत, एक चूड़ियाँ, और इसके अलावा यज्ञ, यज्ञ यानी हवन। ठीक है, हवन कुंड। ठीक। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? पहला है उन्हें अश्वेग यज्ञ की जानकारी थी। दूसरा है गाय उनके लिए पवित्र थी। तीसरा, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी, सामान्यता स्थिर नहीं थी। तो देखें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर, यानी कि उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। कौन सा होगा? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। यानी देख सकते हैं उत्खनन से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उस पर 3 सिर एवं 2 सींग वाले देवता को एक बाघ, एक हाथी और एक गैंडे से घिरे हुए हैं, जिनके सिंहासन के नीचे एक भैंस और पैरों के नीचे 2 हिरण हैं। देखिए मोहरों पर 3 सिर और 2 सींग वाले देवता जो कि एक बाघ, एक हाथी और गैंडे से घिरे हुए हैं, जिनके सिंहासन के नीचे भैंस और पैरों के नीचे 2 हिरण हैं, इस बात का परिचायक है कि उपासना पशुपति महादेव के रूप में की जाती है। अतः इस काल के लोगों ने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पाई लोगों को घोड़े की जानकारी नहीं थी। याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोगों को घोड़े की जानकारी नहीं थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता की जो सामाजिक पद्धति वो थी उचित समतावादी, यानी समाज मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित था: शासक, धनी, कुलीन और मध्यम वर्ग। याद रखेंगे शासक, धनी, कुलीन और मध्यम वर्ग। ठीक है, यानी उचित समतावादी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन है? मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें और मकान। याद रखें सिंधु घाटी की खुदाई में, तो ये हैं आपकी मुद्राएं। याद रखें सिंधु सभ्यता का व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था, क्योंकि उत्खननों से मुद्रा के प्रचलन का प्रमाण यहाँ पर है। कौन द्योतक है? तो मोहरें होती थीं जिनका प्रयोग हुंडी के रूप में होता था। ठीक है, हुंडी के रूप में होता था। इससे व्यापारियों को एक सुगठित वर्ग की सहज ही कल्पना की जा सकती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। तो याद रखेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल ने 1921-22 में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले, मांटगोमरी या जिसे वर्तमान में साहिवाल कहा जाता है, के जिले में हड़प्पा के टीले का अन्वेषण किया था।
हड़प्पा के टीले का अन्वेषण किया था और जो कि कहाँ स्थित है, रावी नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिलता है, नालियां और कुएं, दुर्ग, धान्यगार, शिखर सहित मंदिर। तो आपको पता है हड़प्पा के स्थलों की खुदाई से हमें शिखर सहित मंदिर कहीं नहीं मिला है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज डॉक्टर आर साहनी द्वारा 1921 में हुई थी। ठीक है, यानी 1921 में। तो देखिए ऑप्शन में 1921 नहीं है, ये जो 1901 है इसे आप 21 कर लें। ठीक, और अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो की 1922 में, लेकिन यहाँ हड़प्पा पूछा है तो क्या होगा, 1921। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है। पशुपति इंद्र और देवी माता, पत्थर, पेड़ और पशु, विष्णु और लक्ष्मी, शिव और शक्ति। तो याद रखें, आज के हिंदू धर्म के जैव ऑर्गेनिक का संबंध का प्रमाण पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से मिलता है। पत्थर, पेड़ और पशु। बहुत से लोग इसका आंसर पशुपति इंद्र और देवी माता लगाए, लेकिन जो प्रमाण मिले हैं वो पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से मिलता है। नेक्स्ट, ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी डार्क यार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था। तो ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला जो था वो कौन सा था, लोथल। लोथल गुजरात के खंबात की गाड़ी में, याद रखेंगे कहाँ पर, गुजरात में खंबात की खाड़ी में। और याद रखेंगे यहीं पर 1954 में यहाँ से अग्निकुंड और अन्नाकार के साक्ष्य तथा फयांस की चूड़ियाँ भी मिली हैं। फयांस की चूड़ियाँ भी मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों को निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। भैंस, भेड़, गाय आदि। तो याद रखें, हड़प्पा से मिली पकी मिट्टी यानी टेराकोटा की ज़्यादातर मूर्तियां जानवरों की है, उनमें गाय की मूर्ति नहीं मिलती है, उन्हें गाय की मूर्ति नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन, बिना दुर्ग के एकमात्र नगर कौन सा था। कालीबंगा, हड़प्पा, चन्हूदड़ो और मोहनजोदड़ो। तो याद रखेंगे बिना दुर्ग का एकमात्र जो दुर्ग था वो कौन सा था बिना दुर्ग वाला, तो ये था चन्हूदड़ो। याद रखेंगे चन्हूदड़ो पाकिस्तान में है और इसकी खोज 1931 में गोपाल मजूमदार ने की थी। किसने की थी, गोपाल मजूमदार ने। अगला क्वेश्चन, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में किसका जहाजी मालघाट था। तो याद रखें लोथल जो था सिंधु घाटी का एक बंदरगाह जिसे जहाजी मालघाट कहते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका, सिंधु घाटी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण, खेती और जाति समाज। तो याद रखें कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन यानी सिविलाइज्ड। ठीक, नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग प्रायः अपने बने मकान में बनाते थे पक्की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से उपयुक्त। तो कैसी ईंटों से, पक्की ईंटों से, क्योंकि वहां से पक्की ईंटों के साक्ष्य हमें मिले हैं। अगला क्वेश्चन, आर्य सभ्यता देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो आपको पता है देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ सम्मिलित थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी नगर सभ्यता, कृषिक सभ्यता, मध्यपाषाण सभ्यता, पुरापाषाण सभ्यता। तो याद रखें सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो याद रखेंगे तीनों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा,
तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। कौन सा गार है? अन्नागार। ठीक, अन्नागार या इसे हम कह सकते हैं धान्यगार। तो इसका जो लंबाई थी वो 45.71 थी, चौड़ाई जो थी वो 23 मीटर थी और ऊंचाई जो थी वो 15 मीटर थी। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? सर जॉन मार्शल, आर डी बैनर्जी, ए कनिंगम, दया राम साहनी। तो हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन चार्ल्स मैसन, कनिंगम, एम बीलर, माधव स्वरूप वत्स आदि जुड़े थे, जबकि पी वत्स का इससे कोई संबंध नहीं था। तो यहाँ पर अब आपको इनमें से नाम चुनना है। तो नाम कौन आएंगे हड़प्पा सभ्यता के? दयाराम साहनी, जबकि सर जॉन मार्शल और ए कनिंगम का भी संबंध इसी से था। ठीक है, लेकिन अब हड़प्पा सभ्यता की इन्होंने खोज पूछा है तो कौन कहेंगे? दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। तो आपको पता है पत्तन कौन सा था? पत्तन था आपका लोथल। अगला क्वेश्चन, लेखों से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन से संबंधित नहीं है? तो यह है पी एस वत्स। तो पी एस वत्स इससे संबंधित नहीं है, पीछे क्वेश्चन में इसी पर चर्चा हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता है? टेराकोटा, कांसा, तांबा और लोहा। तो आप देख सकते हैं कि जो सभ्यता मिली है तो वो किसके मिली है? टेराकोटा की। तो याद रखेंगे टेराकोटा की मूर्तियों से, यानी जितनी भी मूर्तियां मिली हैं किसकी मिली हैं? टेराकोटा की। और एक बात और, हड़प्पा में नारी आकृतियां बहुल्य हैं, जबकि मोहनजोदड़ो में पुरुष आकृतियां मेन हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास और जौ। तो हड़प्पा वासी किसके औजार थे? कपास के। याद रखें, कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। कपास का उत्पादन सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसलिए यूनान से जो आए लोग वो इसे सिंडन कहने लगे, सिंडन से सिंधु और सिंधु से हिंदू। तो याद रखेंगे किसके कारण पड़ा था नाम? कपास के कारण। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता अगर हम एक नाम डालें तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन। कांसा कैसे बनता है? तांबा और टीन, यानी कॉपर और टीन मिलाकर क्या बनता है? आपका कांसा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। क्या था? कृषि। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के निवासी ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर यानी खानाबदोश थे या जनजातीय थे? तो याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। कैसे थे? शहरी, क्योंकि वो एक शहरी व्यवस्था थी या सिविलाइज थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट, बांस, पत्थर, लकड़ी। तो कैसे बनाए जाते थे? पक्की ईंटों से। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, रावी, सरस्वती और सिंधु। तो आपको पता है हड़प्पा सभ्यता की खोज जो की गई थी किसके? दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी। तो यहाँ पर जो मैंने पीछे बताया था कौन से करे गई थी, तो ये रावी नदी के तट पर की गई थी। कौन सी रावी नदी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो देखिए ये बंदरगाह वाला क्वेश्चन घुमा कर कई बार पेपरों में आया है। कौन सा था? लोथल। लोथल अगर पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे है, तो लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है। और 1954 से 63 में एस.आर. राव ने किया था। यह एक बंदरगाह नगर है। यहाँ से मेसोपोटामिया एवं मिस्र से व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लरकाना, मांटगोमरी, सिंध, उधमपुर। तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में
कौन से जिले में? लरकाना। और इसकी खोज 1922 में की गई थी। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वेद एवं प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और साम। तो याद रखें, प्राचीन वैदिक युग या के बारे में किस में दी गई है? ऋग्वेद। इसीलिए इसे ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वैदिक काल होता है 1500 से 1000 ईस्वी और उत्तर वैदिक काल होता है 1000 से 600 ईस्वी। तो ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों को द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभांड या पोट्री, आभूषण, बड़ेगिरी या काष्ठकारिता, लोहार या लोहारगिरी। तो याद रखेंगे ये थी लोहारगिरी, क्योंकि उस समय लोहे का ज्ञान उन्हें नहीं था। अगला क्वेश्चन, भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो आपको पता है उपनिषद, और वो भी कौन सा? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। याद रखें ये एक सूक्त वाक्य है, ठीक, और इसका अर्थ होता है सदा सत्य की विजय। इस शब्द का प्रथम प्रयोग मदन मोहन मालवीय, याद रखेंगे प्रथम प्रयोग किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। कब किया था? वर्ष 1918 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी, मैत्रेय का घर था? तो याद रखेंगे तो ये है मिथिला। प्राचीन भारतीय नगर मिथिला था, जो वैदिक कालीन में 3 विद्वानों संत कपिल, गार्गी और मैत्रेयी का घर था। मिथिला का प्रामाणिक उल्लेख रामायण में मिलता है। गार्गी वैदिक युग की प्रथम महिला दार्शनिक संत थीं, जो राजा के जनक के दरबार में रहती थीं। गार्गी ने ब्रह्मादेश उपनिषद की रचना की थी। आधुनिक काल में मिथिला नेपाल के धनुषा जिले में स्थित है। आधुनिक काल में मिथिला नेपाल के धनुषा जिले में स्थित है। इसलिए अभी आपने देखा होगा एक स्टेटमेंट आया है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली का कि जो प्राचीन अयोध्या है वो नेपाल में स्थित है। तो वो जो चर्चा कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? मिथिला की। अगला क्वेश्चन, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति। तो याद रखें वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान। यानी इसका मतलब होता है वेदों को अपौरुषेय बताया गया है। ब्रह्मा ने कुछ ऋषियों को मंत्रों का प्रकाश दिया, ऋषियों ने अपने शिष्यों को बताया, वेद व्यास ने इस ज्ञान को संकलित कर दिया। इस कारण इन वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का उपयोग पहले किया गया था? तो याद रखेंगे चांदी, सोना, लोहा, तांबा। तो वैदिक लोगों द्वारा तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। याद रखें तांबे की वस्तुओं चित्रित धूसर मृदभांड स्थलों में पाई गईं। ठीक है, बहुत से औजार जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार से भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? श्रमिक गतिहीनता, श्रम की गरिमा को मान्यता देने, आर्थिक उन्नयन या व्यावसायिक विभाजन। तो जो वर्ण व्यवस्था की गई थी वो व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए है। वर्ण जन्मजात ना होकर व्यवसाय पर आधारित होते थे, यानी व्यवसाय के कारण ही ये प्रथा बनाई गई थी। ठीक, नेक्स्ट, जैसे कि अगर ऋग्वेद में एक स्थान पर एक ऋषि कहता है, ऋग्वेद का अगर आप एक क्लॉज पढ़ोगे उसमें लिखा है मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है तथा मेरी माता अन्न पीसने वाली है। इसका मतलब वर्ण व्यवस्था कार्य के आधार पर बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। यानी संगीत से कौन सा रिलेटेड है? सामवेद। ठीक है, और जो गाता है उसे उद्गाता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वैद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? यजमान, श्रवण, अर्थवन, श्रेष्ठिन।
तो याद रखें, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी या वैदिक धर्म का विरोध करने वाले सभी आचार्य अध्यापक क्या कहलाते थे? श्रमण कहलाते थे। क्या कहलाते थे? श्रमण। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक आर्यों के निम्नोक्त कथनों में कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो याद रखें, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि नगरीय सभ्यता हड़प्पा थी और ये वैदिक सभ्यता में ये झुंडों में चलते थे, संस्कृत बोलने वाले थे और घुड़सवारी थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। याद रखना, हड़प्पा में सिविलाइज लगता है, लेकिन वैदिक में पीछे सिविलाइज नहीं लगता। अगला क्वेश्चन है जो आपको आज कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल और तंबाकू। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको आज कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों प्रश्नों के उत्तर आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिल जाए, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही लगातार वीडियो देखते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। धीरे धीरे आप लोगों को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।